हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। चाहे आप कितने भी ओल्ड हो, चाहे आप कितने भी यंग हो, चाहे आप किसी भी डेकेड में बॉर्न हुए हो, 50s 60s 70s 80s 90s 2000s, उसके बाद में एक चीज वाइल ग्रोइंग अप आपने जरूर ऑब्जर्व की होगी, एंड दैट इज द कन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट। क्योंकि कन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट की कॉन्स्टेंटली न्यूज आती रहती है, बिकॉज ये कन्फ्लिक्ट रुकने का नाम ही नहीं लेता। कभी अलग अलग सेक्ट्स के बीच में, कभी रिलीजन्स के बेस पर, कभी एथनिसिटीज के बेस पर। अभी ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन चल रही हैं, और यहाँ पर हिजबुल्ला, हुतीज, नॉन स्टेट एक्टर्स, हमास वगैरह का रोल है। इसके पहले आइसिस का इशू था इराक सीरिया में। इसके पहले गल्फ वॉर्स चल रहे थे। इसके पहले ईरान इराक वॉर चल रहा था। इसके पहले अरब स्टेट्स और इसराइल के बीच में वॉर चल रहा था। उसके पहले ये कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी। मतलब कन्फ्लिक्ट इज द डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ मिडिल ईस्ट। और ऐसा नहीं है कि ये कंट्रीज सारी खराब है, इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, या फिर बस पावर सीकिंग एक फिनोमेना, ऐसा नहीं है। द रूट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट लाइज इन द टेंडेंसीज ऑफ द वेस्ट। क्योंकि वेस्ट ने आज से 100 साल पहले जैसे इन कंट्रीज को डिवाइड किया on the basis of their own benefit, their own profits, rather than considering the sensitivities of people here, इसने आज के सारे कन्फ्लिक्ट्स को डिफाइन किया। इसी की वजह से वेस्ट इज द रूट कॉज, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन एंड फ्रांस इज द रूट कॉज, जिसकी वजह से इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट हमें वेस्ट एशिया के रीजन में देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी को ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन्स इनिशियली बहुत छोटा सा ये ऑरेंज कलर का एम्पायर बनाते हैं 1300 के आसपास। किसे पता था ये इतना बड़ा बन जाएगा। 1450 के आसपास ये रेड वाला एरिया बनेगा। 1510 के आसपास ये एक्सपैंड होकर आधे टर्की, पूरे टर्की को ले लेगा। और 1550 में पूरे मिडिल ईस्ट, मीना रीजन, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन पर ऑक्यूपाई कर लेगा। अब ब्रिटिशर्स को लगा अच्छा यूरोप में हमारा ब्रिटिश है, ब्रिटिश आइल्स हैं, और इनको अगर इंडिया से अच्छी कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है, बिकॉज इंडिया वॉज द क्राउन ज्वेल कॉलोनी फॉर देयर, तो यहाँ मिडिल ईस्ट में ज्यादा ज्यादा कंट्रीज को ऑक्यूपाई कर लेते। तो ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई करने लग गए ओमन में 1860s में, फिर इजिप्ट में 1880s में। इनफैक्ट इन्होंने इजिप्ट से पास होते हुए सुएज कैनाल बनाई 1869 के आसपास, और उससे इजिप्ट में अपना कंट्रोल बढ़ाया। फिर जब इजिप्ट वाले कंगाल हो गए तो इजिप्ट को ऑक्यूपाई किया, फिर इजिप्ट की हेल्प से सूडान को ऑक्यूपाई किया 1900 के आसपास, राइट। तो ऐसे करके इन्होंने ऑटोमन्स के इन्फ्लुएंस को पूरा खत्म करने की कोशिश की। अब इसकी वजह से ऑटोमन्स ने जर्मनी के साथ एक अलायंस कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। इन्होंने बोला हम जर्मन्स का साथ देंगे, ब्रिटिशर्स तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं। लेकिन ये इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा, और इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप पटना या बिहार सेंटर से बिलोंग करते हैं तो आप यूपीएससी या बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं अनअकैडमी के। इसी के साथ साथ फाउंडेशन बैच है करोल बाग में, दिल्ली में इंग्लिश मीडियम की हमारी फाउंडेशन बैच चला करती है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की, एंड प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चला करती है। इसके फीचर्स हैं सी सैट, करंट अफेयर्स, एसे, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप गाइडेंस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, राइट। या फिर सेंटर्स विजिट कर लो, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज बेस्ट होता है। अब एक अग्रीमेंट आता है 1916 में, जो ब्रिटिश और फ्रांस अपने अपने लालच के बेस पर साइन करते हैं। ये ऐसा डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म होगा तो टर्की के ये वाले एरिया सारे जो पहले ऑटोमन एम्पायर में थे, हम सबको अपने हिसाब से डिवाइड कर देंगे। ब्रिटिश बोलता है मुझे ये जो मोसूल वाला एरिया ये वाला चाहिए, पिंक वाला, तो इनको ये सब दे देंगे। फ्रांस बोलता है हमें ये वाला एरिया चाहिए, डार्क पर्पल, टर्की का साउथ ईस्ट वाला जहां पर आज कुर्दिश एरियाज हैं, ये चाहिए, तो फ्रांस फ्रांस को ये मिल जाएगा। तो ये आपस में अग्रीमेंट करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन ग्रीड ऑफ लैंड्स, कि एक्सप्लॉइट कर सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को। दे डोंट केयर अबाउट द एथनिसिटीज, दे डोंट केयर कहाँ पर क्रिश्चियन रह रहा है, कहाँ पर शिया रह रहा है, कहाँ पर सुन्नी रह रहा है। दे आर जस्ट डिवाइडिंग दी लैंड्स बेस्ड ऑन देयर ओन प्रॉफिट। इसके साथ साथ ये लालच देते हैं ज्यूस को थ्रू बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर वॉज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिशर्स। ये ज्यूस को बोलते हैं आज जहां पर पलिस्ते हैं वहां पर तुम्हारा हम ज्यूस लैंड बना देंगे, तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस्ड लैंड दे देंगे। और आप देखना इतना सारा एरिया ये ज्यूस को प्रॉमिस करके बैठ जाते हैं। एक तरफ बोल रहे हैं सीरिया वाला मैंडेट फ्रेंच का होगा, एक तरफ ये ज्यूस को सेम लैंड ट्रांस जॉर्डेनियन एरियाज, जॉर्डन रिवर के इस तरफ भी प्रॉमिस करके बैठे हैं। और तीसरी तरफ ये अपना एक एजेंट भेजते हैं, टी लॉरेंस। ये आपके लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी में भी आता है। ये अरब ट्राइब्स को बोलता है सब मेरे साथ यूनाइट हो जाओ, एकजुट हो जाओ ब्रिटिशर्स के पीछे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सबको अपना अपना देश मिलेगा। मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, राइट। क्योंकि ये पहले से डिसाइड करके रखे थे, सीरिया तेरा, इराक मेरा, मोसूल मेरा, सीरिया तेरा,
ये तेरा वो मेरा, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ये एरियाज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन ये लोग अरब ट्राइब्स को ऐसे बेवकूफ बना रहे होते हैं। अब इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाता है, जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्साई पुट की जाती है, बहुत ही हेवी ट्रीटी होती है। लेकिन इससे ज्यादा हेवी टर्की पर कोशिश होती है ट्रीटी ऑफ सेवेरस को पुट करने की, है ना। इसमें कहा जाता है ये वाले एरियाज पूरे कुर्दिश एरियाज हो जाएंगे, कुर्दिस्तान बन जाएगा, अलग से देश बन जाएगा। इसमें इस वाले एरियाज में आर्मेनिया देश बना देंगे। मतलब ऑटोमन एम्पायर को जितना सिकुड़ा सके वैसा उतना ज्यादा उसको कम करना है। अब इसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अगले 2 साल तक हेवी प्रोटेस्ट होंगे इस एरिया में। उसके बाद आएगी ट्रीटी ऑफ लॉजेन, और बेस्ड ऑन दिस यहाँ कुर्दिश एरिया में कुर्दिस्तान नहीं बनता, आर्मेनिया बनता है छोटा, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर टर्की जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है, राइट। तो टर्की अपना मॉडर्नाइजेशन कर पाता है इसके बाद, क्योंकि दे वर असर्टिव विद द ब्रिटिश। लेकिन इस असर्टिवनेस का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है कुर्दिश लोगों पर, क्योंकि अब कुर्दिस्तान नहीं बनता। आज भी कुर्दिश लोग दे आर roaming without a state, they are living without a state, they are a nation, but they don't have any state. They live in northern parts of Syria, northern parts of Iraq, southeastern parts of Turkey. टर्की इनको कभी भी यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने लग जाता है, टर्की इन पर कभी भी क्रैकडाउन कर देता है जैसे लगता है कुर्दिश पीपल राइज कर रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, जब आईसिस आया उन्होंने भी तुर्किश लोगों को एक्सप्लॉइट किया, कुर्दिश लोगों को, और कुर्दिश लोगों ने रिटर्न में फाइट किए। लेकिन इसके बावजूद इनको अपना खुद का स्टेट नहीं मिला, और शायद फ्यूचर में मिलेगा भी नहीं, अब इतने ज्यादा साल हो गए। नॉट जस्ट दिस, इसके आगे की हम कहानी देखेंगे, लेकिन उसके पहले दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, ये मेरे बारे में आप जान सकते हो। साथ साथ ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सकते हो फॉर फर्दर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप। अब देखो मोसूल का मैंने आपको बताया दैट वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोटेक्टोरेट्स, वन ऑफ द मैंडेट्स ऑफ फ्रेंच एंड ब्रिटिश। तो अब ये मोसूल वाले एरियाज, बगदाद वाले प्रोविंस और यहाँ बसरा वाले एरियाज को कंबाइन करके एक इराक बना देते हैं आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन इन लोगों को ये अक्ल नहीं आती कि यहाँ पर कुर्दिश लोग रह रहे हैं, यहाँ पर सुन्नी लोग रह रहे हैं, यहाँ इस तरफ सुन्नी अरब्स रह रहे हैं, यहाँ इस तरफ शिया अरब लोग रह रहे हैं। अरब्स में भी डिफरेंस है सुन्नी एंड शिया में, राइट। तो ये एक पूरा एक ऐसा डेडली मिक्सचर बना देता है जो आज भी इराक को अंदर से तोड़ रहा है। कैसे? इनके बीच में आपस में एक कॉन्स्टिट्यूशन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किसको कितनी पावर मिलनी चाहिए। कुर्दिश सुन्नी से लड़ता है, सुन्नी शिया से लड़ता है, शिया सुन्नी से लड़ता है। और ऐसे ही बाथ पार्टी फिर आ गई थी 70s में सद्दाम हुसैन की, राइट। तो ये पूरा एक टॉक्सिक मिक्सचर क्रिएट हो गया जस्ट बिकॉज ये कंट्रीज बनाई ही ऐसे गई। डिवीजन ही इतना आर्बिट्ररी ग्रीड के बेसिस पर हुआ, राइट। इसका एक इम्पैक्ट आप देखोगे, जब आइसिस राइज हुआ तो आइसिस इन सुन्नी लोगों के बेस पर राइज हुआ, राइट। क्योंकि ये सुन्नी लोग ऐसा सोचने लगे थे कि इनको कुछ नहीं मिल रहा। अरब स्प्रिंग याद है 2011-12 के आसपास का, तुनीशिया में आई, इधर आई, लिबिया तरफ आई, लिबिया में मोहम्मद गद्दाफी की उसके बाद हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरा लिबिया आज भी इंस्टेबिलिटी में है। तो यही अरब स्प्रिंग यहाँ राइज करती है। अब इसी अरब स्प्रिंग को सारी कंट्रीज दबाती है, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं। अब दबाएंगी तो रिटर्न में यहाँ इन रीजन्स में सुन्नी लोगों को लगेगा उनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया जा रहा है, राइट। सीरिया में भी सेम सिचुएशन हुई। सीरिया में मेजोरिटी कौन थे? मेजोरिटी यहाँ पर सुन्नीज है, लेकिन पावर में कौन है? बशर अल असाद वाले एलेवाइट्स ग्रुप, राइट। शिया यहाँ पे पावर में। अब शिया पावर में है और यहाँ अरब स्प्रिंग राइज होगी, तो बशर अल असाद सुन्नीस पर क्रैकडाउन करने के लिए सारी गवर्नमेंट जॉब से सुन्नीस को हटा देगा, सब में एलेवाइट्स की ज्यादा प्रेजेंस रखेगा। इससे सुन्नीज यहाँ पर डिसहार्टेंड, एक तो गरीबी, एक बेरोजगारी, स्टेट हेल्प कर नहीं रहा, और ऐसी सिचुएशन में टेररिज्म नहीं तो क्या राइज करेगा आप बताओ। तो यहाँ पर फिर आइसिस का राइज होना ही था। जैसे ही अफगानिस्तान में अलकायदा वाले जो टेररिस्ट आतंकवादी थे, इनको लगा इनका गेम खत्म, जब यूएस ने इनके ऊपर इन्वेड कर दिया 2001 में, और फिर धीरे धीरे उसको भी मार दिया, उसामा बिन लादेन को। तो उसके बाद ये सारे टेररिस्ट रीग्रुप किए किसी और ग्रुप में अंडर बगदादी, एंड दैट वाज आइसिस इन इराक एंड सीरिया। इन सब की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज हैं। इनिशियली यहाँ इस रीजन में इंस्टेबिलिटी में वेस्ट भी हेल्प कर रहा था, जैसे यूएसए बशर अल असाद के खिलाफ हेल्प कर रहा था काफी कि बशर अल असाद की रिजीम टॉपल हो, और रशिया भी यहाँ प्रॉक्सी वॉर में आ गया कि बशर अल असाद की रिजीम को हम फेवर करेंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पर इसी वजह से होता है बिकॉज वेस्ट ने शुरुआत से डिवाइड ही इसको बहुत आर्बिट्ररी तरीके से किया। अब आप देखो इराक में ये वाला एरिया नहीं है, ये ईरान में आता है, जगरोज माउंटेन्स के थोड़ा वेस्ट वाला एरिया। अब यहाँ पर शिया अरब्स रहते हैं, शिया अरब्स एंड शिया पर्शियंस में बहुत अंतर है ना। शिया पर्शियंस मतलब ईरान वाले शिया, और शिया अरब्स जैसे यहाँ बसरा में शिया अरब्स है वैसे। लेकिन तब भी ये एरियाज इराक को शुरुआत से नहीं मिले, इसकी वजह से ये भी एक पोटेंशियल एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट बनेगा। ऐसे ही कुवैत को ब्रिटिशर्स ने अपना प्रोटेक्टोरेट बना दिया, और उसके बाद कुवैत बहरीन ये सब आजाद हुए थे 1860-70s में। लेकिन
अब कुवैत इराक से चला गया तो इराक के पास पर्शियन गल्फ का बस इतना सा आउटलेट बचा, ये अल बसरा वाला पोर्ट वाला आउटलेट जहां पर यूफ्रेट्स और टिग्रीज रिवर आकर मर्ज करती है। सिर्फ इतने पोर्शन से इराक अपने ऑयल ट्रेड को पर्शियन गल्फ से ले जा सकता है, जिसकी वजह से इराक में हमेशा रिजेंटमेंट रहेगी। अब इसी का आप देखो एक नेचुरल आउटकम, सद्दाम हुसैन इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए, क्योंकि साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कुवैत जिसका मौसूल है उसका होना चाहिए, लेकिन तब भी इराक को कुवैत मिला नहीं। सो दैट्स वाई सद्दाम हुसैन ने इसी चीज का फायदा उठाया, 1990s में कुवैत पर अटैक कर दिया था। नॉट जस्ट दिस, आप ये नदियां देख लो, यूफ्रेट्स और टिग्रीज, ये इराक की मेजर नदियां हैं। इसके बीच में ही आपका मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन राइज हुई थी, राइट? याद है, दुनिया की वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन। लेकिन इन दोनों का जो नेचुरल ओरिजिन है वो टर्की में बिलोंग करता है, क्योंकि ये कंट्रीज ऐसे ही डिजाइन की गई। ये एरिया, इन रिवर्स का नेचुरल ओरिजिन वाला एरिया टर्की को दे दिया। अब आप बताओ, टर्की और इराक में कंफ्लिक्ट होगा नहीं इस बात पर? नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। यही सब कुछ होता है। ऐसे ही लेबनन वाला रीजन है, लेबनन में काफी सारे एलेवाइट क्रिश्चियंस रहा करते थे, और सेम क्रिश्चियंस सीरिया में भी थे, लेकिन इनको डिवाइड किया गया, लेबनन को अलग से एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। इसको हम देखेंगे जैसे जैसे इसराइल में फलस्तीनियंस का क्रैकडाउन हुआ, फलस्तीनियंस नकबा की वजह से भागकर आए यहाँ लेबनन में, और आज आप जानते हो यहाँ पर शिया मुस्लिम्स भी हैं, सुन्नी मुस्लिम्स भी हैं, एक पूरी एक कन्फेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तीनों मिलकर सरकार चलाते हैं। लेकिन फिर एक कन्फ्लिक्ट आया, इसी वजह से क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में एक सिविल वॉर हुआ था 1970s में, और इसका रीजन यही है, आर्बिट्ररी नेचर के बेस पर आपने ऐसे ही एक कंट्री बना दी। सीरिया के साथ भी यही हुआ, सीरिया को फ्रेंच मैंडेट की तरह रखा गया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट? अब यहाँ लोगों ने रिवोल्ट किया तो उनको डेमेस्कस को पूरा एयरक्राफ्ट से सारी वो करके पूरा रेस कर दिया ग्राउंड पर, एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अब सीरिया में अलग अलग इथनिसिटीज वाले लोग, एलेवाइट, क्रिश्चियन, कुर्ड्स, इनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला कैसे क्या करना है। तो सेम जैसी आपने प्रॉब्लम देखी सीरिया में आइसिस का राइज एंड ऑल ऑफ दैट, उसका रूट यहाँ पर है, इतने सारे लोग रह रहे हैं। अब बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इररिकंसिबल होते हैं। अब उसके बाद एक और इवेंट होता है 1920s में, ऑयल की डिस्कवरी। अब ऑयल की डिस्कवरी सबसे पहले इराक तरफ होती है, उसके बाद यहाँ ईरान और सऊदी अरेबिया अलग अलग जगह पे होती है। अब इराक में जो ऑयल की डिस्कवरी होती है वो प्राइमरली यहाँ पर बसरा में, आप देख लो अरब शिया वाला रीजन, यहाँ पर होती है, ना कि मेन बगदाद तरफ। बगदाद इज पावर सेंटर ऑफ ईरान, लेकिन यहाँ नहीं होती, जहाँ पर माइनॉरिटीज बेस्ड है वहां होती। ईरान में भी ऑयल और नेचुरल गैस या तो पर्शियन गल्फ तरफ है, यहाँ बंदर अब्बास और रेड वाली एरियाज, या फिर ऑयल आपका इस तरफ मिल रहा है जहां पर आपके शिया अरब माइनॉरिटी रह रहे हैं, है ना, डिफरेंट देन द शिया पर्शियंस ऑफ ईरान। तो अब ये एरिया सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट बनेगा इराक और ईरान के बीच में। 1980 टू 1988 इराक और ईरान के बीच में वॉर चलेगा। ऐसे ही यहाँ पर सऊदी अरेबिया के, जहां पर शिया माइनॉरिटीज रहते हैं, बिकॉज मेजोरिटी सऊदी इज सुन्नी, लेकिन ईस्ट तरफ शिया माइनॉरिटी रहते हैं। तो जहां पर ऑयल फील्ड्स हैं वहां पर शिया माइनॉरिटीज रहते हैं जिनका सिवियर क्रैकडाउन किया गया बाय द सऊदी अरेबिया, और जहां सुन्नीज रह रहे हैं वहां पर कोई ऑयल नहीं मिला। ऐसे ही आप देखो सीरिया में भी है, मतलब ऑयल का मिलना भी ऐसी कंट्री, ऐसी जगहों पे हुआ है कंट्रीज में जहां पर माइनॉरिटीज रह रही हो, सो दैट माइनॉरिटीज का क्रैकडाउन और सिवियर हो सके। अब ब्रिटिशर्स ने जो वादा किया था, ज्यूज को जो लालच दे रहा था, उसका आप एक इम्पैक्ट देखोगे, हॉलोकॉस्ट होगा। जर्मन्स ज्यूज को ब्लेम करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अपनी डिफीट के लिए और ट्रीटी ऑफ वर्साई के लिए, हॉलोकॉस्ट करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, ज्यूज लोग भागकर अपने लिए होमलैंड ढूंढेंगे और इनको मिलेगा होमलैंड पैलेस्टीनियन लैंड्स में। अब ब्रिटिशर्स सडनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहां से विड्रॉ कर देंगे, ये ब्रिटिश मैंडेट था, लेकिन ब्रिटिशर्स यहां से विड्रॉ कर गए। अब इसराइल डिक्लेयर हो गया, इसराइल ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, तो यूनाइटेड नेशंस को पार्टीशन प्लान देना पड़ा दैट हाउ ज्यूज एंड पैलेस्टीनियंस शुड लिव टुगेदर। ये आपके प्रपोज ज्यू स्टेट, या आपका येलो वाला अरब स्टेट, और ये जेरूसलम का सेपरेशन, क्योंकि जेरूसलम तीनों रिलीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है इस एरिया में। लेकिन अरब स्टेट्स को इससे एक प्रॉब्लम हो गई, अरब स्टेट्स ने बोला ये पूरा एरिया जो आप इसराइल का एरिया बता रहे हो दैट इज 60%, हालांकि अरब पॉपुलेशन, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यूज की पॉपुलेशन की उस टाइम पर भी डबल थी, तो ये कैसे हो गया? सो दैट इज वाई अरब स्टेट्स विल इन्वेड हियर इन इसराइल, और इसराइल अपने आप को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगा, और ये एरियाज दोबारा डिवाइड हो जाएंगे। पूरा गजा इजिप्ट ले लेगा, जेरूसलम का ईस्ट वाला एरिया पूरा आपका जॉर्डन ले लेगा, है ना, और वेस्ट वाला एरिया इसराइल के पास चला जाएगा, गोलन हाइट्स सीरिया के पास रहेंगे। उसके बाद से इसराइल और फलस्तीन के इशू में आज तक कभी पीस नहीं आ पाया है, ये आप भी जानते हो कैसे कैसे चीजें हुई है। 1967 में दोबारा वॉर होता है, फिर गजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स ये इसराइल ले लेगा, सिनाई पेनिनसुला भी कुछ हद तक इसराइल ले लेगा। फिर यौम किरपुर वॉर होता है इजिप्ट के बीच में और इसराइल के बीच में 1970s में। यौम किरपुर इज वन ऑफ द हॉलीडेज ऑफ इसराइल। फिर इसके बाद जब फाइनली कैंप डेविड अकॉर्ड्स होते हैं, तब जाकर इसराइल सिनाई पेनिनसुला और ये वाला पूरा एरिया यहाँ पर इजिप्ट को लौटा देगा।
गजा में फिर धीरे धीरे हमास आ जाएगा अर्ली 2005 के बाद से। उसके बाद वेस्ट बैंक में फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। गोलन हाइट्स आज भी एक सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट है सीरिया और इसराइल के बीच में बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। इसराइल को एक्चुअली इन एरियाज को ऑक्यूपाई करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इसराइल को लगा कि अगर ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो ये कंट्रीज दोबारा इन टेरिटरीज का फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर अटैक करते जाएंगे। लेकिन कहीं हद तक, काफी हद तक वो एक कंफ्लिक्ट का रीजन भी बन गया। अब जब से इसराइल में क्रैकडाउन हुआ है फलस्तीनियंस पर और फलस्तीनियंस भागने लगे नकबा की वजह से, तो वो जाते हैं लेबनान में। अब लेबनान में जाकर ये अपने आप को स्टैब्लिश कर देते हैं साउथ तरफ, और नॉर्थ तरफ है क्रिश्चियंस और साथ साथ है सुन्नी मुस्लिम्स। तो ये आपस में सब लड़ाई करेंगे, सुन्नी शिया मुस्लिम एक हो जाएंगे अगेंस्ट द क्रिश्चियंस और एक सिविल वॉर हो जाएगा। अब सिविल वॉर का फायदा उठाते हुए 1970s में सीरिया कोशिश करेगा इस एरिया को मैं ऑक्यूपाई कर लूं, और यहाँ पर इसराइल प्रेशर डालेगा साउथ से, क्योंकि फलस्तीनियंस इस लैंड का, लेबनान का इस्तेमाल करते हुए इसराइलीज पर अटैक करते हैं, तो इसराइली यहाँ बेरूत तक, लेबनान की कैपिटल तक अंदर घुस जाएंगे। अब इसी के बारे में लेबनान को एक बहुत बड़ी रिसेंटमेंट रहेगी जिसका हम फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन जैसा आप इराक के साथ केस देखते हो वैसे ही कुछ ईरान के साथ भी हुआ हिस्ट्री में। पर्शिया तो बन गया, लेकिन पर्शिया भी वैसे ही बना है, यहाँ माइनॉरिटीज रहती हैं, यहाँ पर शिया रहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। और पर्शियंस को अमेरिकन्स ने इनके एक नेशनलिस्ट मोहम्मद मोसादे की डेथ करवा दी, 1950s में कू करवा दिया और अपना पपेट, अपनी कठपुतली बिठा दिया। लोग परेशान हो गए, धीरे धीरे रिवोल्ट राइज होता है और 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन में कल्मिनेट होता है, जिसके बाद आयतुल्ला खुमैनी का ऑफिस बनता है। लेकिन अब ये आयतुल्ला खुमैनी, क्योंकि ये शिया इस्लाम की बेस पर आएंगे, तो अब ये शिया इस्लाम को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो लेबनान जहां पर फलस्तीनियंस की पावर अब कम हो गई थी आफ्टर सिविल वॉर, वहां ये हिजबुल्ला का राइज करेंगे। अब हिजबुल्ला यहाँ पर चालाकी करता है, लेबनान की पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी हर जगह पर अपने आप को स्टैब्लिश कर देता है, अपार्टमेंट्स बनवाता है, इकोनॉमी राइज करवाता है, सोशल वेलफेयर के काम करता है, हॉस्पिटल, एजुकेशन सब कुछ बनवाता है। अब इसकी वजह से हिजबुल्ला लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 2006-07 में आसपास आकर दोबारा हिजबुल्ला और इसराइल में यहाँ सदर्न बॉर्डर की तरफ फ्रिक्शंस होते हैं। डिसाइड ये हुआ था कि लिटानी रिवर के साउथ में कभी हिजबुल्ला नहीं बैठेगा आफ्टर दिस वॉर, लेकिन तब भी लिटानी रिवर के साउथ में हिजबुल्ला बैठा। अभी हमास के साथ जो हिजबुल्ला का इशू हुआ है, इसराइल का इशू हुआ, उस टाइम पीरियड पर हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर स्ट्राइक किए। फिर इसराइल जैसे ही हमास से फ्री हुआ, इसराइल ने रिटर्न में हिजबुल्ला को मारना स्टार्ट कर दिया। सो ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज इन एरियाज में ज्योग्राफी, एथनिसिटी या सेक्ट के हिसाब से डिसाइड नहीं हुई है, अलग अलग लोग एक ही कंट्री में आकर मिक्सचर की तरफ बिठा दिए गए जो आपस में यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। एंड रीजन इसका वेस्ट है, ना कि कोई और कंट्री, ना कि कोई और लोग, राइट। इनफैक्ट जब 2006-07 का यहाँ पे कंफ्लिक्ट होता है और हिजबुल्ला ने इजरायली आर्मी को तगड़ा रिस्पॉन्स दिया, तो उसके बाद लेबनान के लोगों ने हिजबुल्ला को अपने पार्लियामेंट में जगह दिया। आप इमेजिन कर रहे हो, एक आतंकवादी संगठन, एक संगठन इसराइल के लिए वो आतंकवादी है, दूसरे के लिए वो लेबनान में एक लीडिंग फोर्स है लेबनीज लोगों के लिए। इस हद तक लेबनान में आज के टाइम पीरियड पर रेडिकल इस्लामाइजेशन हो चुका है। सब ये ईरान का किया करा है, क्योंकि हिजबुल्ला का फॉर्मेशन 1980s में खमेनी की हेल्प से, उनके सपोर्ट से ही हुआ। अब ईरान ने एक और जगह पर यहाँ पर शिया इस्लाम को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, एंड दैट वाज बहरीन। ये आप देख रहे हो, ये एरिया कतर है, ये एरिया बहरीन है। अब इसके डर से सऊदीज ने क्या किया, सऊदीज ने सद्दाम हुसैन को पैसे दिए। यहाँ सद्दाम हुसैन राइज कर रहा था बाथ पार्टी की लीडरशिप के अंदर, ही वाज नॉट अ शिया, सो ही वाज वेरी स्केयर्ड बाय इस्लामिक रेवोल्यूशन कि ये तो शिया पावर में आ जाएंगे। साथ में सद्दाम को ग्रीड था ऑयल के रिसोर्सेज यहाँ पर जो शिया अरब्स की लैंड्स के नीचे थे। सो दैट्स वाई सद्दाम हुसैन और ईरान में वॉर होती है, इराक ईरान वॉर, जिसमें इराक को सपोर्ट करता है यूएसए अगेंस्ट ईरान। तो 1980 से 1988 8 साल तक ये एक ब्लडी वॉर चलती है, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाईज और प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे ये वॉर खत्म होता है, क्योंकि वॉर के टाइम पीरियड पर सऊदी अरेबिया और अरब्स ने प्रॉमिस कर रखा था सद्दाम हुसैन को, तुमको पैसे देंगे, ईरान से लड़ते रहो। अब ऐसे ही पैसे का एक प्रॉमिस कुवैत ने भी कर रखा था, जो कुवैत ने पूरा नहीं किया। तो सद्दाम ने इस प्रिटेक्स्ट पर, और ये कहते हुए कि कुवैत नेचुरल गैस को चुरा रहा है पर्शियन गल्फ में, जो इराक को बिलोंग करती है, यहाँ छोटे से एरिया में, इस बेसिस पर पूरे कुवैत पर सद्दाम हुसैन ने अटैक कर दिया। एक्चुअल में साइक्स पिकॉक अग्रीमेंट के हिसाब से जिस एरिया के पास, जिसके पास मोसूल इराक होगा, उसी के पास कुवैत होगा, लेकिन इराक को ये एरिया कुवैत का कभी मिला नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सोचा इराक को भी वीक रखेंगे, यहाँ कुवैत बना देते हैं पॉलिटिक्स करके। अब इसी का फायदा उठाते हुए सद्दाम हुसैन ने 1990 में जब कुवैत पे अटैक किया और हेवी एक्सप्लॉयटेशन किया लोगों का, तो उसने साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट का बहाना दिया, राइट। अब इसी के बाद ऐसी कुछ सिचुएशन सऊदी में भी होती है। सऊदी अरेबिया में जहां पर ऑयल्स मिलती हैं, वो मेजॉरिटी शिया वाले एरियाज हैं, माइनॉरिटी एरियाज हैं। अब यहाँ जब बहरीन का ये पूरा चल रहा था ईरान का एक्सपोर्ट,
तब सऊदीज को रियलाइज हुआ यहाँ गवार ऑयल फील्ड, यहाँ रस तनूरा ऑयल फील्ड, दोनों ऐसे एरियाज में जो माइनॉरिटीज के पास में हो और बहरीन के पास में और कुवैत वगैरह से काफी क्लोज है, इवन कतर से क्लोज है। तो सऊदीज ने भी अपने आप को अथॉरिटेरियन तरीके से स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने यूएस का स्टार्ट कर दिया, समर्थन लेना। और यूएस ने 1970s में, ये कंट्रीज प्रोटेक्टरेट्स थी, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट्स, फिर आजाद हुई, फिर यूएस ने अपने बेसेस एस्टैब्लिश कर दिए इन 1970s 80s इन दिस रीजन, इंटायर रीजन, सऊदी अरेबिया आपका हुआ, यहाँ पर जॉर्डन हुआ ऊपर की तरफ, या बहरीन हुआ। तो इस तरफ यूएस ने अपने बेसेस एस्टैब्लिश कर दिए और आज तक ये यूएस बेसेस ऑपरेट कर रहे हैं। अभी कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये इराक से बेसेस हटाए गए, उसके पहले इन बेसिस के थ्रू ये आईसिस से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बेसिस कंटिन्यूड होते हैं जिनका भी एक प्रोमिनेंट रोल रहता है। उसके बाद से आप जानते ही हो, अरब इराक ईरान वॉर के बाद गल्फ वॉर होगा, ये सदाम हुसैन यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे, फिर यूएस इनको भगाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर इसराइल और ये सब पूरा इशू पैलेस्टीनियंस का चलता रहेगा। फिर राइज ऑफ आइसिस होगा, टेररिज्म का राइज होगा इन दिस रीजन। यहाँ पर भी प्रॉक्सी वॉर चलता है रशिया और यूएसए का, जिसकी वजह से ये आइसिस को राइज करना इजी हो जाता है और अरब स्प्रिंग के बाद आइसिस इजीली राइज कर पाता है। सो ऑल ऑफ दिस गिव्स अस जस्ट वन लेसन, दैट नेवर लेट वेस्ट और द आउटसाइड स्टेक होल्डर्स डिवाइड योर कंट्री, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा होता है। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।